अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान के बहुत ही मायानाज सहाफ़ी भी हैं और PMLN के वर्कर भी हैं, जनाब चौधरी परवेज़ संदेला साहब। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ संदेला साहब। वालेकुम अस्सलाम। तैयब सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी सर, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। नहीं, इट्स ओके जी। आप हमारे होम टाउन से हैं। जब आपने मैसेज किया था तो साथ में होम टाउन लिखा था, तो फिर वो मेरे लिए लाजमी था कि आपको टाइम दिया जाए। ये आपके मैसेज से हमारे वो क्या कहते हैं कि अपना पिंड दी मिट्टी की खुशबू आ रही थी, तो डेफिनेट बनता था टाइम देना आपको। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो सर क्या मसरूफियात हैं आजकल आपकी सियासत के बस अलावा? मसरूफियात है जी। कोरोना है, कोरोना में बस अभी कुछ थोड़ा सा वो तकरीबन 14-15 महीने हो गए हैं। लाइफ इट्स रियली वेरी हैंग किस्म की चल रही है। बिल्कुल। अभी कुछ वैक्सीन वगैरह मतलब यूरोप में हो रही है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो छुट्टियां आ रही हैं, इन छुट्टियों में बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। रीओपन हो रहे हैं, रेस्टोरेंट ओपन हो रहे हैं, मतलब एक SOPs के साथ हो रहे हैं, लेकिन बड़ी तेजी के साथ चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2-2.5 महीने तक इंशाल्लाह ताला जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, जी मसरूफियात नॉर्मल हो जाएंगी। अदरवाइज तो ह्यूज ब्रेक। इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे सब सही हो जाए बहुत जल्द। आमीन, आमीन, जी। आमीन। तो सबसे पहला जो आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है अब तक, या इमरान खान के आने के बाद जो रोल क्या बढ़ा है या पहले से कम हुआ है? अब मेरे ख्याल में सवाल को अगर आप उल्टा कर लेना कि स्टैब्लिशमेंट में मतलब कि पाकिस्तानी जो सियासत है उसका कितना एक रोल है, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि स्टैब्लिशमेंट का ही रोल है। पाकिस्तानी सियासत तो रहमो करम पर है पिछले 70 साल से बिल्कुल। स्टैब्लिशमेंट पर। कि स्टैब्लिशमेंट जो है वो जिसको चाहे वो बना ले, जिसको चाहे वो गिरा दे। और जो इसके दरमियान में स्टैंड लेने की कोशिश करे, जो इस रुकावट को, जो इस निज़ाम के खिलाफ आवाज उठाए, उसको इबरत का निशान बना दिया जाता है। यही एस्टेब्लिशमेंट हमारी करती है, जगह देती नहीं है। देखें, जो अवामी लीडर होते हैं ना, जी सर। वो अपनी जगह अवाम में खुद बनाते हैं, अपने काम से, अपने रवैये से, अपने हमारे मुल्क का अलमिया जो है, हमारे मुल्क के लोगों को नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे मुल्क के लोगों को पता है कि हमारा चीनी जो है, वो जो आटा है, रोजगारी है, बेरोजगारी है, सड़क, मोटरवे, अस्पताल, दवाइयां, ये बेसिक प्रॉब्लम है। बिल्कुल। इससे आगे भी चले जाएं, देहात जहां पे हमारी 70% आबादी रह रही है, वहां पे प्रॉब्लम कुछ और है। वहां पे आपका थाना, कचहरी, नाली, सड़क, नहर, पानी, ये चीजें होती हैं। तो जो लोगों के लिए वो चीजें ये बेटर करेगा, उनके लिए वही बेस्ट है, जो उनकी आवाज उठाएगा। तो पाकिस्तानी सियासत में अगर देखा जाए, अगर आप मुल्क का जो टोटल इसका जो ये जो पैदा हुआ था उससे लेके अब तक ये 72-73 साल में, तो इससे आधे से ज्यादा जो है वो हुकूमत डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ने की है। और बाकी जो है वो तकरीबन कुछ अनडायरेक्ट की है। मतलब अब देखिए, पिछले 3 साल से हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ही कर रहे हैं। इमरान खान का तो सिर्फ बेचारे का एक नाम है ना। बिल्कुल। इमरान खान ने बड़ी कोशिश की, बड़ी आवाजें लगाई, वो शायद जिसके पल्ले कुछ नहीं होता ना, वो जानबूझकर कोई ऐसी बात करता है कि सारे लोग मुड़ के उसकी तरफ देखते हैं। तो इमरान खान का भी यही हाल था कि वो स्टैब्लिशमेंट पर हमेशा तनकीद करता था, और बड़ी खुल के तनकीद करता था, ताकि लोगों का ध्यान मुझ पर पड़े। उसमें कामयाबी हुआ, जी। और फिर स्टैब्लिशमेंट ने उसको संभाला हुआ था, रखा हुआ था, फिर उसको लेके आए। तो रोल जो है वो सारा स्टैब्लिशमेंट का ही है सियासत में, टोटल 100%। लेकिन उससे निकलने की जो कोशिश की जा रही है, जो नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़ा जो एक नारा लेके चल रहे हैं, वोट को इज्जत दो। एक्चुअली बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये नवाज शरीफ का जाती नारा है, या PMLN का नारा है, या PMN लोगों का नारा है। मैं आपके सवाल का जवाब थोड़ा सा इसमें ये ऐड कर दूं। अगर आप सोचें समझें, तो ये वोट को इज्जत दो का नारा जब वो ये है कि स्टैब्लिशमेंट ये जो सियासत है इसमें बिल्कुल दखलंदाजी बंद करे, तो ये नारा नवाज शरीफ का नहीं है। देखें, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, पिछले 70 साल से वो लोग यही चीज चाह रहे हैं। इसी चीज के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, चाहे वो बुकटी हो, चाहे वो कोई और हो। इसी चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं कि हमारे वोट की इज्जत की जाए, हमारे जो लोग हैं उनकी इज्जत की जाए, सारा कुछ स्टैब्लिशमेंट ना करे। आप KPK में चले जाएं, KP में भी यही प्रॉब्लम है। KP में भी देखें आप, ANP कब से लड़ रही है, किस लिए लड़ रही, इसीलिए लड़ रही है। बिल्कुल। तो आम वर्कर जो KPK का है, या आम वर्कर जो बलूचिस्तान का है, इवन आप सिंध में देख लें, भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया, या उनको फांसी लगा दिया गया। उसके बाद उनकी बेटी को, उसके बाद उनके बेटे को, वो भी कड़ियां इसी से मिलती हैं।
तो नारा जो है ये बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के मुंह से निकला है, वोट को इज्जत दो, लेकिन नारा ये हर पाकिस्तानी का, और सबसे बड़ी बात है पंजाब पहली दफा इस नारे के पीछे खड़ा हो गया। तो स्टैब्लिशमेंट का रोल है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ, जाहिर है इस पे टाइम लगेगा, 1 2 3 कुछ होगा नहीं, रोल कम हो जाएगा। सर क्या आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में पीपल पार्टी जो है या पीटीआई ये भी इस नारे के साथ होंगी या नहीं? होना पड़ेगा, सही। होना पड़ेगा। आप वक्ती तौर पर कुछ फायदा उठाने के लिए उस साइड पर खड़े हैं, जिस साइड पर तगड़े लोग खड़े हैं, बिल्कुल। क्योंकि जाहिर है आपके बिजली के बिल भी आपने देने हैं, आपने कुछ दूसरे से और भी बहुत मसाइल हल करने हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसा कि जो आसफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने उस मीटिंग में, लास्ट मीटिंग में कहा था पीडीएम में कि मेरा एक बेटा है और मैं कमजोर इंसान हूं, मैं लड़ नहीं सकता और मेरा एक ही बेटा है। तो इसका मतलब ये था कि वो नारे के जो इस साइड पे हैं, चाहते तो ये है कि ये मुल्क स्टैब्लिशमेंट के इस रोल से पाक हो, लेकिन लेकिन क्योंकि लड़ना नहीं उनका बेटा चाहते। एक है और वो कमजोर है, वो लड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल। और जहां तक इमरान खान साहब की बात है, तो हम इस इमरान खान को तो जानते ही नहीं है जो अभी हुकूमत में इमरान खान है। हम तो उस इमरान खान को जानते हैं जो पतलूने गीली से लेकर, और आई डोंट नो, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, जो कहा करता था, लोग उस इमरान खान को जानते हैं। तो ये इमरान खान तो बाई बोर्न एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, लेकिन अभी जाहिर है वो शेरवानी पहनने के लिए उसको पार्टी चेंज करनी पड़ी, वो इधर से छलांग लगा के इधर आ गया, अदरवाइज वो एस्टेब्लिशमेंट के कभी भी हक में नहीं था इमरान खान। तो ये वक्ती तौर पे है। पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो या कोई दूसरी जमात हो, दिल से दिमाग से वो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के रोल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सर आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2023 का इलेक्शन मिलकर लड़ेंगी? तो ये सब देखें, हरफे आखिर तो नहीं है सियासत में, कभी भी नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख तो बहुत लड़ने में, मज़ाहमत करने में, शहीद होने में बहुत जबरदस्त है। भुट्टो साहब को बिल्कुल। जब फांसी लगी थी तो चौधरी बरादरान जो हैं, वो उनका बहुत बड़ा हाथ था, उनके बुजुर्गों का, चौधरी जहूर लाई साहब का। वो एक तारीख है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। फिर उसके बाद जब बेनज़ीर साहब शहीद हुई, और शहीद होने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं, अगर मुझे शहीद कर दिया गया या मार दिया गया, तो उसमें जिम्मेदारों में से जो 3 लोग में थे, एक तो सर, मैं अब शहर नाम नहीं लेता क्योंकि वो आपके शहर के हैं, बड़े हैं, तो ये ना हो कि आप को मसला हो जाए, उनका नाम लिया मैं था। मैं नाम ले देता हूँ सर, हाँ जी, अगर आप कहें बिल्कुल तो। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चले, लोगों को पता है हम जिसकी बात कर रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब की बात कर रहे हैं। तो दूसरा परवेज मुशर्रफ और तीसरे चौधरी परवेज लाई साहब थे। तो अगर जी। वो इतने बड़े वाकयात को, साहात को भूल सकती है पीपल्स पार्टी, और चौधरी परवेज लाई साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना सकती है, उनके साथ इत्तेहाद कर सकती है, तो कुछ भी मुमकिन है पाकिस्तान में, कुछ भी मुमकिन है। लेकिन एक बात बताता चलूं, अवाम इन दोनों पार्टियों को इतने वोट नहीं देंगी कि ये दोनों पार्टियां मिलकर हुकूमत बना सकें। जिस पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिमनी इलेक्शन में 213 वोट मिले हो खुशाब के हल्के से, वो क्या पोजीशन बिल्कुल। बनाएगी पंजाब में या ऐसा इलेक्शन लड़ने की। और जहां तक तहरीक इंसाफ का बात है, तो इन लोगों को तो हल्के में जाने की जरूरत नहीं होनी, जो इन लोगों ने 5 साल में किया है। तो मुश्किल है, काफी मुश्किल है। ये कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अवाम ये मफादात के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन अवाम इनको मुंह नहीं लगाएगी। तो अगर सर पीएमएलएन जीत जाती है फॉर एग्जांपल, तो फिर पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो सकता है कि नहीं? पीटीआई के साथ, पीटीआई कोई जमात नहीं है एक्चुअली। देखिए, पीटीआई वो एक चूं चूं का वो मुरब्बा है, मुख्तलिफ पार्टियों से ऐसे करप्ट लोगों को निकाल कर एक पार्टी बनाई गई थी हुकूमत बनाने के लिए, इक्तदार इमरान खान साहब को देने के लिए। पीटीआई में मुझे आप बताएं, देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुरू से लेके अब तक नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान के साथ कौन से वो लोग हैं, जब इमरान खान ने ये 24 साल पहले पार्टी बनाई थी, तो उस टेबल पे, उस कुर्सी पे, उस घर में जो लोग बैठे हुए थे, कोई एक भी बताएं अगर इमरान खान साहब के साथ है। तो कोई पीटीआई, भी नहीं अगर बताता। इलेक्शन में, तो पीटीआई जो है वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, 4 5 7 सीटों वाली जगह पे आ जाएगी। तो इसके साथ मिलकर हुकूमत बनाना, या इसी के, जिस इमरान खान ने पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस पूरी दुनिया में बुरी तरह मुतासर किया हो, अवाम को 2 2 3 3 किलो चीनी की लाइनों में लगा दिया हो, उनसे मिलकर हुकूमत बनाना, ये बहुत नामुमकिन सा क्वेश्चन है। ऐसा दूर दूर तक नामो निशान नहीं है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुस्लिम लीग नून का कोई हो सके, ये बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, नॉट पॉसिबल। सर आपको पता ही होगा कि फ़लस्तीन का इशू सारा चल रहा है, वो वाला उधर, मतलब बैतुल मक़दस का जो इशू चल रहा है, उस पे सदर साहब ने हमारा स्टेटमेंट दिया था कि जिस तरह दुनिया के बाकी ममालिक ने भी रिएक्ट किया, मतलब स्टेटमेंट दिया, हमने भी स्टेटमेंट दे दिया। तो क्या स्टेटमेंट सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से या एक दिन खड़ा होने से जुमे वाले दिन कश्मीर का मसला या फ़लस्तीन का मसला हल हो जाएगा? देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है, ये दोनों जो मसाइल है ना, पाकिस्तान वो मुल्क है, इन दोनों मसलों को उन्होंने हमेशा प्रायोरिटी पे रखा है, कोई भी दौर हो। आपको शायद याद होगा, अब आपके बचपन में शायद आपको याद हो, कश्मीर में अगर एक भी कोई ऐसी बात होती थी तो पूरे का पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता था, बिल्कुल ऐसे ही और था। रजामंदी से बंद होता था। दुकानदारों से लेके रक्शे वालों से लेके पूरी एक मुकम्मल हड़ताल होती थी। हम कश्मीरियों के साथ हमारा एक ऐसा रिश्ता है, हम कश्मीरी जो है वो जब शहीद होते हैं तो वो पाकिस्तान के परचम में लपेट कर दफनाए जाते हैं। इससे बड़ा और रिश्ता आप उनके साथ क्या हो सकता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, ये इमरान खान साहब जिस एजेंडे पर आए थे ना, उस एजेंडे में पहली शर्त ये थी कि कश्मीर का जो है ना वो लिख के दे देंगे आप इंडिया को, उन्होंने लिख के दे दिया हुआ है। अभी हम जो मर्जी बढ़ते मारते रहे, जो मर्जी करते रहे, लेकिन कश्मीर हमारे, देखे जो वहां पे इंडिया ने कश्मीर को बाकायदा अपना हिस्सा बना लिया है। देखे पहले वो एक मुतनाज़ा इलाका था, ठीक है जी, अब उन्होंने बाकायदा एक उसको अपना एक हिस्सा बना लिया। जैसे आप गिलगित बल्तिस्तान में जाके इलेक्शन करवा रहे हैं, उसको कौमी धारे में ला रहे हैं, चीजें करवा रहे हैं, तो उनके पास एक वजह, देखो जी आपने वो कर लिया, हमने ये कर दिया, बात खत्म। तो ये तो एक प्लान के तहत हुआ है। और जहां तक फलस्तीन का मामला है, वहां के बारे में भी आप सोशल मीडिया पर और इमरान खान साहब के बारे में पढ़ते रहते हैं। फिर डॉक्टर असरार साहब, हकीम सईद साहब, बहुत सारी चीजें हिस्टोरिकल ऐसी हैं जो इमरान खान पर इल्जामात लगते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए काम करने के लिए आए हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरा कोई डायरेक्ट ऐसा मैंने, लेकिन क्योंकि अब हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री के तालिब इल्म में आप पढ़ते हैं, बहुत सही पुरानी बात। चीजें हैं, तो उसके हिसाब से इमरान खान साहब फलस्तीन के लिए क्या बोलेंगे, या हुकूमत फलस्तीन के लिए क्या बोलेगी, जो खुद दूसरे मुल्कों से सदके के चावल लाकर गुजारा कर रहे हैं, उनकी औकात ये है, तो वो दूसरे किसी मुल्क के बारे में फौज क्या करेंगे। अब देखें सऊदी अरब ने 40 मुल्कों की फौज बनाई थी, हमारे जो साबका सिपा सलार साहब हैं, जिनके बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं था, वापस लौट आओ, वो उसके सरबराह हैं। अब वो किस लिए बनाई थी, मुसलमानों के लिए बनाई थी ना, तो इस्लाम। वो तक नहीं बोले, वो तक नहीं बोले, और ये जो दूसरे मुबालिक हैं वो वहां पे अपने उनके साथ कर रहे हैं। तो जो सदर साहब ने कहा है ना, वो बेचारे ने, बल्कि वो बहुत सारी चीजें खुद नहीं कहते, उनके ट्वीट से ट्वीट कर दी जाती, शायद उस बेचारे को पता भी ना हो। बिल्कुल। सर पिछले दिनों, एक दो दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब के घर पे वो जो सारा वाकया हुआ, उनके ऑफिस के बाहर जो स्याह फार्म लड़के, मतलब बंदे पकड़े गए थे, उसके बारे में आपका क्या क्या मतलब है, यार क्या पॉइंट ऑफ देखिए, व्यू? हमारी तारीख जो है ना वो बहुत ही बुरी है। हम कुछ अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। देखें नवाज शरीफ साहब पर इस तरह के हमले करवाना, नवाज शरीफ के साथ साथ लफ्ज पाकिस्तान जो है ना, वो पूरी दुनिया में फिर बैड न्यूज के साथ बाहर आता है। 3 दफा के वजीर आजम के दफ्तर के बाहर आप ऐसी हरकतें करवा कर साबित क्या करना चाहते हैं। ये पता है बड़े होचे हथकंडे होते हैं, सिर्फ खबरों का रुख चेंज करने के लिए, पाकिस्तानी मीडिया को उठा के इधर से उधर करने के लिए, और वहां पे बैठे नवाज शरीफ साहब को अपनी तरफ से थ्रेट करने के लिए। क्या नवाज शरीफ साहब ऐसी हरकतों से डर जाएंगे? जो बंदा, जिस बंदे के कनपेटी के साथ पिस्तौल रखकर ये कहा गया कि यहाँ पे साइन करो कि तुम रिजाइन कर रहे हो, उसने कहा गोली चला दो ऑन माई डेड बॉडी, ये नहीं करूंगा मैं। आप उसको इन काले नीले पीले किराए के लोगों से डरा सकते हो? नहीं, नॉट एट ऑल। तो मेरे ख्याल में सबक से, हिस्ट्री से सबक सीखना चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आ रही हैं, और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। इस दफा, इससे पहले ये हुसैन नवाज साहब को धमकियां, फिर उनके घर के सामने ऐसे मामलात, फिर कुछ औरतों को वहां पे भेज देना, कुछ किराए के लोग इकट्ठे कर लेना। अब पाकिस्तानी जो है वो इनके झांसे में नहीं आ रहे हैं, ना वो पैसे लेके आ रहे हैं, ना वो जज्बाती होके आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इनका चेहरा देख लिया है, लाने वालों का भी चेहरा देख लिया, और जो आया है उसका भी चेहरा देख लिया कि ये लोग झूठ बोल रहे थे। जिस इंसान पर ये इल्जाम लगा रहे हैं करप्शन का, वो तो अब लंदन की अदालतें कह रही है कि भाई जो जिस घर की तुम लोग बात कर रहे हो वो तो उनका अपना घर है, खरीदा हुआ घर है। बल्कि इवन पाकिस्तान की हुकूमत को उसके जुर्माने पेड करने पड़े हैं। वो सारे केस आपने देखे हुए हैं। तो ये बहुत ही, मैं इसको जाती तौर पर एज अ पाकिस्तानी बड़ा शर्मिंदा फील करता हूँ
दियारे गैर में रह के अगर मुझे कोई ये बताया कि तुम्हारे जो 3 दफा का प्रेमशन है उसके घर पे कुछ कालों ने या कुछ लोगों ने हमला किया और सुना वो तुम्हारी कुछ एजेंसियां उसमें इन्वॉल्व है, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। लेकिन यह है कि इससे जज्बे जो हैं कायदीन के या नवाज शरीफ साहब के वो और भी ज्यादा होते हैं। देखें, हर हमले के बाद हर ऐसी चवल जो मारी जाती है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उससे वो और स्ट्रांग होते हैं, तगड़े होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी हरकतों से। सर आपने इसी डिस्कशन में कहा कि नवाज शरीफ के मतलब गन पट्टी, मतलब वो बंदूक रख के या पिस्टल रख के उनको कहा गया कि आप रिजाइन कर दें। तो वो कब का 2013 में कहा गया था, 2014-15 में ये जब वो धरने हो रहे 90 थे तब? वो 98 91 जो कू था मुशर्रफ के दौर में, जब मुशर्रफ दौर में उनको अरेस्ट किया गया था। और वो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं वो हिस्ट्री में कुछ गलत मत, जनरल अजीज या वरेवर कोई थे जो उस वक्त उसको हैंडल कर रहे थे, जो उस ब्रिगेड को कर रहे थे जब कू हुआ था मुशर्रफ के जब मुशर्रफ ने जब मुल्क पर कब्जा किया था। मेरे ख्याल में मुल्क तो जी खैर उन्हीं का ही है, उन्होंने क्या कब्जा करना है, बस उन्होंने ऐलान ऐलान किया था कि हम लोग इस मुल्क पर कब्जा कर रहे हैं। ये तब का वाकया है। सही। तो उसके बाद भी किस तरह का वाकया हुआ 2013-14 में, या नहीं सब वाकई कुछ है ना जी, सेटल था? ये और क्या है, ये मतलब कि मतलब ये जो ट्वीट आती हैं या मतलब दूसरी चीजें होती हैं ना, मतलब जरूरी नहीं कि हर दफा पिस्तौल ही रखा जाए। ये पिस्तौल ही होता है ना कि मतलब आप फलां को रिजाइन करवा दें, कुरैशी साहब को निकाल दें, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। देखिए, चाइना का सदर पाकिस्तान में 60 बिलियन का एक आप वो कोई कर्जा नहीं था, है, वो इन्वेस्टमेंट थी, वो लेके आ रहा था। तो आप लोगों ने क्या किया, वो इमरान खान साहब को वहां पे बिठा दिया धरना देके। तो ये भी तो एक जी पिस्तौल ही होते हैं ना कि आपको काम नहीं करने देना। लेकिन इसके बावजूद नून लीग की दौर के हुकूमत में आप देखें, आप ननकाना साहब से फर्ज किया। अब मुझे ये बताएं, जी अपने बुजुर्गों से ये पूछें कि लाहौर जाने के लिए आप लोगों को कितना टाइम लगता था, और लाहौर जाकर फिर आपको एक दिन वहां पे रेस्ट करना पड़ता था, और फिर वापस आके 2 दिन पिंड सोना पड़ता था कि यार मैं लाहौरों आया, थक गया वहां। चाहे वो ट्रेन का सफर हो और चाहे वो बस का सफर हो, यहाँ से पहले आप वारबंड जाए, मंडी फैजाबाद जाए, वहां से फिरोज वटवा जाए, से शेखपुरा जाए, मतलब आपको 4 साल। अब आप देखें कि 35 से 40 मिनट में आप लोग लाहौर पहुंच जाते हैं। तो ये किस दौर का जी वाकया है, ये कब सारा कुछ हुआ है? जब आपकी इन्वेस्टमेंट रोकी गई, जब आपको काम नहीं करने दिया गया, जब आपको खुलकर पूरी दुनिया के साथ तजारत करने में रुकावटें डाली गई, ये तब के काम है। तो ये चीजें जो होती हैं ना, इनको अब कौन समझाए, कौन समझाए? लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती। मैं इसमें पाकिस्तानी, जिस जिस चीज में पाकिस्तानी अवाम का नुकसान होता है, उसमें पता नहीं कुछ ताकतों का फायदा होता है, तो वो अपने फायदे के लिए पाकिस्तानी जो अवाम है उनका रगड़ा लगा दिया। अब देखें, अब आप चाहे खुद या आपके घर वाले या हमारी जो माँ है या हमारी जो बहनें हैं, क्या वो चीनी की लाइनें में लगी होकर किलो चीनी हाथ पे निशान लगाकर शनाख्ती कार्ड के देखा? ये शर्म का मुकाम नहीं है हमारे लिए? कब हो रहा है? बिल्कुल। क्या इससे पहले ये कभी हुआ है? हाँ, होता था, ये कुछ ज्यादा दौर में होता था। सर, 55 रुपए की चीनी छोड़ के गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कैसे हो सकता है? मुझे एक वाकया मैं बिल्कुल आपको सुनाता हूँ। मैं डार साहब का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा था जी कि कुछ चीनी की कीमत बढ़ गई 1 रुपया समथिंग, और टीवी पे खबर चल गई। तो नवाज साहब ने उसी टाइम कॉल की, कैबिनेट बुलाई, और भाई मुझे 2 घंटे में रिपोर्ट दें, ये किसने किया है, कैसे हुआ है? वो डार साहब कह रहे हैं कि हमें खुद नहीं पता इस चीज का। तो कह रहे हैं कि हमने 2 घंटे में उसका लगाया और चीनी की वापस कीमत 2 घंटे में वहां पे लेके आए, और जिन्होंने ये किया था उनको बकायदा उस चीज की सजा मिली थी। तो जब आपकी गुड गवर्नेंस ऐसी होगी ना, तो फिर बात बनेगी। अब यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है। आपने 35 मंजिल का जो एक टावर था, उसके पहले ऊपर से 35 में से 20 गिरा दिए हैं, और अभी जो है उसमें जो जो 21वां और 22वां बना रहे हैं, और पूरी दुनिया में ढोल पीट रहे हैं कि जी हम लोग तो इसको बड़ा कर रहे हैं। एक 55 वाली चीनी को 80 90 रुपए पे लाकर आप बड़ी ऐलान कर रहे हैं कि हम चीनी सस्ती कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं ना होता। और सर आप जेकेटी के बारे में क्या कहेंगे? वो जो उनका एक ग्रुप बना है जेकेटी का पिछले दिनों में, और फिर जो उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, मैंने सुना है फवाद चौधरी साहब से मुलाकात हुई है डिफरेंट, तो उस बारे में आप क्या कहें? क्या वो गवर्नमेंट को फिलहाल गिरा पाएंगे या नहीं? अभी गवर्नमेंट इशारे को का वेट। गवर्नमेंट को गिराना उनका मकसद नहीं है। वो एक प्रेशर ग्रुप है। जहांगीर टीन साहब की अपनी कोई अहमियत नहीं है। वो ऐसे है कि वो उनके हाथ में बाग है कुछ घोड़ों की, उनको पकड़ाए हुए हैं, और कभी वो जहाज में बिठाकर इमरान खान साहब के पास लेके जा देते हैं, कभी इमरान खान से उठाकर वो साइड पे बिठाकर इमरान खान को ब्लैकमेल करते हैं। देखें, हुकूमत तो ब्लैकमेल होगी ना। अगर उसने कहा था मैं कहना नहीं दूंगा, इसने करप्शन की है, तो फिर वो जहांगीर, एजेंडा तो यही है ना। अब वो 35 40 लोग, उनका 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 और तो कोई मुतालबा ही नहीं है। मुतालबा उनका ये है कि जहांगीर टीम साहब के केस खत्म कर दिए जाए या उन पर केस ना चलाया जाए, और क्या है उनका। और वो किसी हद तक उसमें कामयाब हो गए हैं। अब वो जो बंदा उसकी तफ्तीश कर रहा था, उसको हटा दिया वहां से। और दूसरा
वो उनकी जो शरायत है, जो उनको वो नजीर चौहान साहब और जो ज्यादा बोल रहे थे, राजा रियाज साहब वगैरह, बोलने से मना भी कर दिया है क्योंकि अंदर खाते में चीजें डन हो गई हैं। तो जहांगीर तरीन साहब, हाँ, इसके दो हैं। अगर आप कहें तो मैं बताता हूँ कि शॉर्ट टर्म में जहांगीर तरीन साहब की जान छुड़ाना इमरान खान साहब और हुकूमत से, और लॉन्ग टर्म में जो अगला इलेक्शन होगा तो यही लोग, यही ग्रुप अवाम में आके नारा लगाएगा, जी हमने तो हुकूमत में रहते हुए इमरान खान के खिलाफ आवाज उठाई थी, इमरान खान मुल्क तबाह कर रहा था, हम कह रहे थे, इसलिए हमारा इमरान खान से कोई तल्लुक नहीं, आप हमें फिर वोट दें। और ये ग्रुप फिर आप लोगों के पास ऐसे ड्रामे करेगा और किसी अच्छी सी मतलब पोजीशन में आके किसी दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश करेगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शहीद मतलब बन जाएंगे, तब जिस तरह सियासी शहीद होते हैं उस तरह की। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। इनकी कोई अहमियत और नहीं है, ये ना हुकूमत गिराने आए हैं, ना बजट में वोट भी देंगे, ये सारा कुछ करेंगे। इनसे, इन पे कुछ ज्यादा तकिया ना लगाएं अवाम के, ये कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, नथिंग एल्स। ये मफादात की जंग है, इन दोनों के आपस में मफादात हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इमरान खान ने करप्शन पे निकाल दिया और जहांगीर तरीन जो है वो अपना, नहीं नहीं नहीं, ना इमरान खान ने करप्शन पे निकाला था और ना ही जहांगीर तरीन अपना कोई मुल्क के वसी तरह मफाद में आ रहा है, जाती मफादात है। और सर चौधरी निसार साहब का भी अभी सुनने में न्यूज आ रही थी कि कल वो हल्फ उठाने जा रहे हैं, तो उसमें क्या चुक लें जी हलफ, डेवलपमेंट है कुछ? हलफ चुकन तो बात करे, पाकिस्तान की जीडीपी 7.9 ਤੇ चली जानी ਉਹਦੇ हलफ चुकन नाल, वो उसको अब हुक्म हुआ होगा, वो हलफ उठाने आ रहा है। अब वो उसकी आकड़ जो है वो जो नहीं टूट रही थी, वो कल उसकी आकड़ टूट जाएगी। अब वो बताएगा, वो ये कहेगा कि मैं, क्योंकि अगला इलेक्शन आ रहा है तो मैं रिजाइन करूंगा, तो रिजाइन करके फिर इलेक्शन लड़ूंगा, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया है, अवाम जो हल्का है उसके अवाम से मैंने मशवरा किया है, उन्होंने कहा जी कि आपको हलफ लेना चाहिए, इलाके के मसाइल हल करने चाहिए, फिर अगला इलेक्शन भी लड़ना है, फिर वहां पे जाना भी। इस किस्म की वो भोंडी सी मतलब चीजें करके वो हलफ उठाएगा, और हो सकता है आने वाले वक्तों में उसका कोई किरदार हो, बट मुझे नजर नहीं आता उसके किरदार पे देखे कौन वोट दे उसको, कौन। हाँ, लाने वाले लाना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से अगर कुछ चेंज आती है तो मुमकिन है, हो सकता है, बट अभी उससे कुछ कहना कबल वक्त है। अगर चौधरी निसार साहब पीएमएलएन में या नवाज शरीफ साहब से वापस मतलब आना चाहें पीएमएलएन में, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब उनको एक्सेप्ट देखिए, करेंगे या ये नहीं? एक बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है। मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको तब भी माफ नहीं किया था जब वो डयाला जेल के बाहर 2-4 दफा मिलने के लिए गए। जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा इस दुनिया से चली गई, मियां साहब ने उनसे भी तब भी नहीं मिले। देखिए, ये मिले हैं या नहीं मिले हैं, ये कोई इतनी बड़ी बहस नहीं है। अगर मिले होते तो वो सब दुनिया को नजर आता, वो नहीं मिले तो इसका मतलब इख्तिलाफात तो इस लेवल के हैं। मरियम नवाज साहबा के बारे में वो क्या कहते रहे हैं कि मैं मरियम नवाज, अगर कल अभी मरियम नवाज जो वो कहते थे कि अभी लीडर नहीं है, अगर वो लीडर बन गई तो मैं उनके अंडर काम नहीं करूंगा, तो अभी लीडर तो फिर मरियम नवाज ही है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, ये तो आपको भी पता है। अगर वो नायब सदर हैं, लेकिन रोल तो उनका लीडरों वाला ही है, सारे मतलब क्राउड फुलर तो वही है। तो क्या चौधरी निसार साहब जो है वो मरियम नवाज के अंडर काम कर रहेंगे? लेकिन दूसरी बात एक बहुत बड़ी और है, ये जो मुस्लिम लीग नून है ना, इसकी अपोजिशन जो है ना वो बहुत तगड़ी है। इसकी अपोजिशन इसके वर्कर है, इसके वर्कर नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और नवाज शरीफ के उस नजरिए और बयानिए के साथ खड़े हैं। अगर नवाज शरीफ साहब भी उस नजरिए और बयानिए से थोड़ा सा आगे पीछे होंगे तो वर्कर उनको भी सीधे हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखें, कोई भी चीज कर लें, कोई भी ले लें, जैसे ही कोई ऐसी चीज आती है ना तो ये वर्कर एकदम उठ के सामने आ जाते हैं। अब वर्करों को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझे तो लगता है कि काफी मुश्किल है चौधरी निसार साहब की दोबारा कोई मुस्लिम लीग नून में जगह हो। मेरे मेरे ख्याल में तो होनी भी नहीं चाहिए। देखिए, जो मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ जाए, अब देखिए उस हल्के में इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब हैं, उन्होंने उसके चंद साल के बेटे ने बड़ी फाइट की थी। तो अब चौधरी निसार साहब अगर आ जाएंगे तो फिर उनकी अहमियत क्या रहेगी? जो आपके साथ जेलें काट रहा है, जो आपके लिए जेलों में गया है, जिसके बच्चे 12-12 साल के बच्चे इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, उनको आप क्या जवाब देंगे? तो काफी मुश्किल है। सर आपने कहा कि पीएमएलएन की अपोजिशन काफी तगड़ी है, मतलब तो अगर देखा जाए तो जब से मतलब इमरान खान जो बने हैं पीएम, तो शहबाज शरीफ साहब को भी मतलब कभी वो जेल में उनको भेज दिया जाता है, कभी बाहर भेज दिया जाता है उनको, जो चले जाते हैं फिर मतलब उनको बीमारी जो होती है उनका इलाज करवाने। इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी वैसे ही, मतलब वो पहले मुल्क में थे, मतलब बाहर थे, जैसे ही वो आए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, मतलब उनको, वो बाहर ही थे, उनका अरेस्ट ऑर्डर आ गया तो उनको वापस आना पड़ा। तो क्या पीटीआई को एक मतलब खुला मैदान नहीं मिल गया खेलने के लिए, मतलब जो मर्जी करें अगर देखा जाए? जरूरी था, जरूरी था। देखिए, इनके चेहरे नंगे करने के लिए, अवाम के सामने आने के लिए, तब्दीली का बुखार उतरने के लिए, ये सब जरूरी था। हुकूमत गिराना नवाज शरीफ के लिए कोई काम नहीं है।
लेकिन हुकूमत गिराकर अगर उन्हीं शर्तों पर इलेक्शन दोबारा लड़ने हैं, उन्हीं ताकतों ने इलेक्शन दोबारा कराने हैं, उन्हीं ताकतों ने इलेक्शन करवाने से पहले फैसला कर लेना किस पार्टी को कितनी सीटें देनी है, तो ये सब कुछ होने के लिए ये टाइम जरूरी था। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है पाकिस्तान का, आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कहाँ खड़े हैं इस वक्त। दुनिया में हम तनहा हो गए हैं, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा। चाइना जैसा एक अजीम दोस्त जो हमें पाकिस्तान की तरीक से सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट लाके दे रहा था, जो बना के दे रहा था, आपकी कराची से लेकर चाइना के बॉर्डर तक ट्रेन का पूरा अपग्रेड होनी थी। पूरे पाकिस्तान के मोटरवेज जो बन रहे हैं, जो होने थे, क्या क्या बताएं उसमें। और ये खाली सड़क का नाम थोड़ी था, सी पैक, सबसे दूर हुए हैं। और ये करने वालों को आवाम के सामने लाना, दिखाना बहुत जरूरी था। तो इस पूरे अरसे में जो नेगेटिव हुआ है वो पाकिस्तान पीछे गया, और जो पलच हुआ है अवाम के दिमागों दिल से दो चीजों का। एक, जो नजर नहीं आते थे वो खुलकर नजर आए हैं, उनके नाम लिए नवाज शरीफ साहब ने। और दूसरा, ये जो इमरान खान साहब वाली तब्दीली का बुखार था, जो आप जैसे जवान बच्चों को बहुत पेट में सख्त दर्द होता था कि किसी तरीके इमरान खान साहब आ जान, वो मेरे ख्याल में इस ये जो गोली मिली ना 2-2.5 साल में, उसमें काफी बेहतर किया है। तो ये बेहतर हुआ है, ये होना बहुत जरूरी था, वरना फिर कल को खड़ा हो जाता तब्दीली का नारा लगा के। अब अगले कुछ 15 साल ठीक था, तब्दीली का नारा लेके कोई नहीं आएगा, अवाम जुतियां मारने घर को आएगा। सर वो जो मियां नवाज शरीफ साहब ने एक स्पीच की थी गुजरांवाला में, उसके बाद से क्या मियां नवाज शरीफ को ज्यादा थ्रेट्स आए हैं या उससे पहले भी थ्रेट्स वैसे ही थे? वैसे ही थे, पहले भी थे, उसके बाद तो डेफिनेट जब आप इतना बड़ा स्टेप लेंगे तो फिर वो ये चीजें तो फिर सहनी पड़ेंगे ना। तो नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ वो जेल में देख लिया आपने, उन डॉक्टरों के, डॉक्टर शम्सी साहब के बयान देखें, वो जाके टीवी पे, उनके समा टीवी पे एक था इंटरव्यू, वो कहते हैं कि जब मैं गया था तो आई वाज सरप्राइज कि नवाज शरीफ सर्वाइव कैसे कर गए या सर्वाइव कर कैसे रहे हैं, उनकी जो पोजीशन या उनकी जो हालत थी। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अल्लाह ताला की जात हमारे करते धरतों को अकल दे, उनको अल्लाह पाक जो है वो दुरुस्त रास्ता दिखाए। और मुल्क के लिए जो लीडर होते हैं ना, हम लोग फलां बहुत बड़ा लीडर है, फलां बहुत बड़ा लीडर है, फलां मुल्क के तैयब उर्दगान ये है वो है, क्या है तैयब उर्दगान है, क्या है? नवाज शरीफ की पैर की मिट्टी के बराबर कोई लीडर नहीं है पूरी दुनिया में इस टाइम। जिस बंदे को 2-2, 2.5 साल टाइम मिला है और उसके बनाए हुए मंसूबे पाकिस्तान से अगर निकाल दिए जाए तो पाकिस्तान के पास कुछ बचेगा नहीं, इससे बड़ा लीडर दुनिया में है ही नहीं। लेकिन क्योंकि हमें अपने लीडर की कदर नहीं करनी, हमें अपने लीडर की जो देखे आप मुझे ये बताएं, आपकी उम्र का मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि आपके गांव या शहर में 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे होती थी ना। तो अब अगर होती थी तो अब होती है, अब नहीं होती। तो अपने दौर में ये मुशर्रफ तो नहीं करके गया, जरदारी साहब तो नहीं करके गए ये सारे काम। ये 5 साल का टाइम मिला और 5 साल में देखें, फिर वही बात कर रहा हूं कि अभी आपने फर्ज किया इस्लामाबाद जाना है, आप घर से निकले इस्लामाबाद, आप बड़े हार्डली 3.5 घंटे में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। क्या पहले ऐसा मुमकिन था इस्लामाबाद जाने के लिए आप 3.5 घंटे ननकाना साहब से पहुंच जाएंगे? 5-6 घंटे इधर लग जाते थे पहले इससे। जनाबे वाली निकलते 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 लग जाते थे। तो ये बात यह है कि अपने लीडर की हम जब कदर नहीं करेंगे ना, अवाम भी, और वो जो ये सारी गेमों करते हैं जिनके हाथ में डोरियां होती हैं, तो फिर वही होगा जो अब हो रहा है। और सर आप मरीम नवाज शरीफ साहब का फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या वो पीएम बन पाएंगी अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं? क्योंकि शेख रशीद साहब ने भी ये कहा था कि वो 2022 में तकरीबन वापस आ जाएंगे। तो अगर वो वापस आ जाते हैं 2022 में या 2023 के शुरू में, और नवाज शरीफ साहब भी होते हैं और मरीम नवाज साहिबा भी होती हैं, तो दोनों मिलकर फिर जाहिर सी बात है लीड तो नवाज शरीफ साहब ही करेंगे, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा का क्या रोल होगा फिर? वो क्या उनका फ्यूचर क्या होगा? वोट नवाज शरीफ का है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शहबाज शरीफ साहब की है, पार्टी को चलाने वाले जो हमजा शहबाज साहब हैं, लेकिन क्राउड पुलर मरीम नवाज है। ठीक है जी। अब ये देखना है कि अब 2 तरह के वज़ीर आज़म होते हैं। एक होते हैं जो हमारे दिलों से हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमारा वज़ीर आज़म है, वो तो मरीम नवाज बन चुकी हुई है इस मुल्क की वज़ीर आज़म। इस मुल्क की यूथ, इस मुल्क की आम, देखें बलोचिस्तान जाए, सिंध जाए, जहां मर्जी जाए, जितना सिंध में मरीम नवाज का मतलब के इस्तकबाल होता है, या बलोचिस्तान जाए वहां पे प्यार मोहब्बत मिलता है, पंजाब जाए, केपी का है, जहां पे जाए, तो वो तो अवाम के तो एक्सेप्ट कर लिया। जहां तक बात है वज़ीर आज़म बनने की, तो मेरा ख्याल है कि इमरान ये जो थोड़ी बहुत लेट होगी ना वज़ीर आज़म बनने में, वो पार्टी की तरफ से होगी। मरीम नवाज जो है वो वज़ीर आज़म बनेगी, 100% बनेगी। बल्कि बनेगी क्या, मैं आपको एक इससे आगे जाके बताता हूं कि मरीम नवाज जो है वो वज़ीर आज़म बनाने के फैसले किया करेंगी, खाली वज़ीर आज़म नहीं बनेगी। वो फैसला करेंगी कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा कौन।
ये कैसे होता है सर? देखिए, आपके पास ताकत होती है ना, आप ऑथराइज होते हैं कि आप डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा इस मुल्क का वज़ीर आज़म। किसी पार्टी से बनना है, PMLN से बनना है, वो आप इतनी बड़ी ताकत के मालिक हैं, इतने बड़े लीडर हैं, आपके हाथ में पाकिस्तान 22 करोड़ के अवाम के दिए हुए वोट हैं। अब 180-90 सीटें अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग में उनको मिलती हैं, और उसके बाद कौन फैसला करेगा कि विलन से बनना है? मरियम नवाज ही करेगी ना, डेफिनेट। जिस जारहाना अंदाज से मरियम नवाज पार्टी को लेकर चल रही है, जरूरत है मुफाहमत वाली जो सियासत है ना, वो भी जरूरी है, होती है, करनी पड़ती है, गुजारा करना पड़ता है। लेकिन जब तक आप जारहाना नहीं होंगे, 14 गेंदों पे 50 स्कोर नहीं करेंगे, तब तक फिर वो लगे रहे टिक 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 टिक, बात नहीं बनती। मरियम नवाज बनेगी, हर हाल में बनेगी इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन सर, कि क्या गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे करेगी या नहीं, पहले ही चली जाएगी? यार ये देखिए, बात यह है कि अपोजिशन या नवाज साहब पंजाब इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन हुकूमत को 5 साल पूरे इसलिए करने चाहिए कि ये अब तो कुछ पीछे रह ही नहीं गया ना। अब तो 1.5-2 साल, आखिरी साल जो होता है वो लोग हल्कों में आ जाते हैं, इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो इनका टाइम पूरा होना जो है ना वो बहुत जरूरी है, ताकि ये सियासी शहीद ना बने। इमरान खान साहब अभी से कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि अगर मुझे काम ना करने दिएगा तो मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या है कि वो नाकाम हो चुका है, तो वो अब असेंबलियां तोड़कर सियासी शहीद बनकर दोबारा नारा लगाना चाहता है कि देखो जी, मुझे काम नहीं करने दिया गया, इसलिए मैंने असेंबलियां तोड़ दी हैं और अब मैं पाकिस्तान ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसा कुछ होना नहीं है। तो असेंबलियां अगर पूरी करती हैं तो सिर्फ और सिर्फ अवाम के सामने मजीद ये खज्जल खराब होंगे, जो कि बहुत जरूरी है, ताकि जब ये दोबारा इलेक्शन जाए लड़ने के लिए तो इलेक्शन अपनी कारकर्दगी पर लड़ेंगे। बिजली गैस, शेर शीर साहब कहते हैं 2008 के इलेक्शन थे, उसमें जब हम वोट मांगने जाते थे तो जिस घर में थे वहां पे गैस नहीं होती, तो वहां पे जो लोग हैं हमें जलील करते थे कि ना गैस ना बिजली, तुझे कितना वोट लेने लिया गया, 5 साल तुझे हुकूमत की थी है। तो ये सेम एग्जैक्टली इनके साथ होगा, इसलिए इनके 5 साल पूरे करवाना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया हमें। जी बिल्कुल जी, अपना थैंक यू वेरी मच। आपका भी थैंक यू जी, अपना ख्याल रखें। अपने हमेशा कहते हैं कि ये अपने जो मेरे मैसेज भी है कि कोरोना जो है ये एक बड़ी जानलेवा बीमारी है, इससे आप सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन ये आप कैरियर बनकर अपने घर के किसी बुजुर्ग को ये बीमारी दे सकते हैं, या किसी दूसरे बहन भाई को दे सकते हैं, दोस्त को दे सकते हैं, और वो हो सकता है सरवाइव ना करे। तो एक तरह से ये बीमारी बहुत बुरी है कि ये आप तो बच सकते हैं, लेकिन आपसे लगी हुई बीमारी किसी दूसरे को जानलेवा साबित हो सकती है। बहुत ज्यादा एहतियात करें, आप खुद भी मैसेज भी दें लोगों को, और एहतियात इतनी ज्यादा करें कि आपकी थोड़ी सी एहतियात से आप घर वाले बेड पे ज्यादा अच्छे लगेंगे बनिस्बत हॉस्पिटल वाले बेड पे। बहुत शुक्रिया आपका जी। शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू।